राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी को समर्पित जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनका अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, रीट 2021 हेतु इस दूसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में भी 150 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। सभी प्रश्न लेवल 2 सामाजिक विज्ञान विषय के अनुसार शामिल किए गए हैं। प्रश्नों को हल करते समय आपको कुछ समय दिया जाएगा जिसमें आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है। सभी प्रश्नों के एकदम सटीक उत्तर मेरे द्वारा बताए जाएंगे। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की स्तरीयता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है, जो आपको स्वयं को वीडियो देखने से पता चल जाएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 150 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन की सूचना आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। और इस प्रश्न पत्र में पहले 1 से लेकर जो 30 तक प्रश्न हैं वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित होंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में दिया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है? कार्ल जुंग, ब्राउन, सिगमंड फ्राइड और बोरिंग। तो यह सर्वप्रथम किसने बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सिगमंड फ्राइड। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में दूसरा सवाल है कि अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, परिपक्वन से व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो अधिगम में जो प्रक्रिया नहीं है वो है विकल्प सी में परिपक्वन से व्यवहार में परिवर्तन। कि व्यक्ति परिपक्व तो हो जाता है लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें जो सी विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर आगे तीसरे प्रश्न में दिया है कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है में कितने राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्रों का गठन किया गया था? 20, 21, 22 और 23 कि कितने राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्रों का गठन किया गया था? तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है 21। विकल्प बी है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद में चौथे सवाल में एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य जबकि गणित में बहुत कम उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक की श्रेणी होगी? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक और मनस्ताप बालक। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य जबकि गणित में बहुत कम उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक की श्रेणी होगी। तो ऐसे बालक की जो श्रेणी है वो होगी पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक की श्रेणी में वो बालक है वो शामिल होगा। आगे 5 नंबर के सवाल में कौन से मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण पिकनिक, एथलेटिक और लेप्टोसोमेटिक शक्तिहीन प्रकार से किया है? कि व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर किया है और उसमें भी उन्होंने उसके प्रकार बताए हैं, जैसे पिकनिक, एथलेटिक, लेप्टोसोमेटिक यानी कि उसको हिंदी में शक्तिहीन कहते हैं, प्रकार से किया है। हिप्पोक्रेट्स, सेल्डन, सिगमंड फ्राइड और क्रेस्मर। प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रेस्मर। डी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। 6 नंबर के सवाल में मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस ने कौन सी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? मनोवैज्ञानिक हैं कोल और ब्रूस। उन्होंने जीवन की एक अवस्था को कहा है अनोखा काल। वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था। तो कोल और ब्रूस ने जिस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है वो है बाल्यावस्था। विकल्प बी सही उत्तर। 7 नंबर के सवाल में है कि एक परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए वह बना है वह उसी गुण की माप करता है। परीक्षण की उस कसौटी को कहा जाता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण। एक परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए बना है वह उसी गुण की माप करता है। परीक्षण की उस कसौटी को कहा जाता है
विकल्प आपके सामने हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा वैधता। विकल्प ए है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 8 नंबर के सवाल में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है। जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है। वो कौन से नहीं है वो आपको बताना है। जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, समसंयोजन, कक्षा कक्ष के अनुभव। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कक्षा कक्ष के अनुभव। डी विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 9 नंबर के सवाल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको संक्षेप में CCE कहते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन जिसका अंग्रेजी में नाम है, में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ है वो होगा संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10वें नंबर के सवाल में थार्नडाइक के किस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। थार्नडाइक के किस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साचरीय परिवर्तन का नियम और बहुप्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न का राइट आंसर होगा आत्मीकरण का नियम। बी विकल्प प्रश्न का सही होगा। ये जो आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साचरीय परिवर्तन का नियम और बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये थार्नडाइक के गौण नियम है। जबकि थार्नडाइक ने जो 3 मुख्य नियम दिए थे, प्रभाव, तत्परता और अभ्यास के जो नियम हैं, ये थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं। बाकी यानी कि इन ऑप्शनों में ये जो 4 दिए हुए हैं ये थार्नडाइक के गौण नियम हैं। उसके बाद में 11 नंबर के सवाल में है कि क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह परिभाषा कौन से मनोवैज्ञानिक की है? परिभाषा दी है कि क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह परिभाषा कौन से मनोवैज्ञानिक की है? गुड, वर्ड्सवर्थ, स्किनर, मैकडूगल। तो यह परिभाषा है गुड की। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12 नंबर के सवाल में निम्न युग्मों में से जो सही है वह है। नीचे कुछ युग्म दिए गए हैं और उनमें से जो सही है उसका आपको चयन करना है। सर्वप्रथम मानसिक आयु का संपर्त्य आगे दिया है अल्फ्रेड बिने। बी विकल्प में है यांत्रिक बुद्धि को स्पष्ट किया गैरेट ने। सी में बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत गिलफोर्ड। और डी में दिया है कि सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रास 110 से 120। तो इसमें जो सही है वो बताना है। तो इसमें जो सही है वो सर्वप्रथम मानसिक आयु का जो संपर्त्य है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। यही इसमें सही है। बाकी और बी, सी और डी विकल्प है उनमें गलत लिखा हुआ है। जैसे यांत्रिक बुद्धि को स्पष्ट किया था थार्नडाइक ने और बहुबुद्धि का सिद्धांत भी ये थार्नडाइक का है और सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रास है वो 90 से 110 के बीच होता है। तो ये तीनों विकल्प नीचे वाले हैं, बी, सी, डी, ये गलत हैं। इसमें एक ही विकल्प सही है और वही प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13 नंबर के सवाल में RTE जो राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य अधिकार अधिनियम है जो शिक्षा से संबंधित है, 2009 के अनुसार बिना मान्यता के स्कूल चलाने या संबंधित अधिकारी द्वारा मान्यता रद्द कर देने और उसके बाद भी स्कूल चलाते रहने की स्थिति में प्रतिदिन जुर्माना राशि होगी। RTE 2009 के नियम के अनुसार बताना है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाने या संबंधित अधिकारी द्वारा मान्यता रद्द कर देने और उसके बाद भी स्कूल चलाते रहने की स्थिति में प्रतिदिन कितना जुर्माना राशि है
वो उस स्कूल पे लगेगी। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 20,000 रुपये। तो प्रतिदिन जो जुर्माना राशि है वो होगी 10,000 रुपये। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 14 नंबर के सवाल में है कि वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? मौखिक, नैदानिक, रचनात्मक, योगात्मक। वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो वो आएगा योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 15 नंबर के सवाल में है कि क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न सोपानों में से सर्वप्रथम प्रस्तुत होता है। क्रियात्मक अनुसंधान आपके सिलेबस में है और उसमें से यह सवाल है कि क्रियात्मक अनुसंधान के जो विभिन्न सोपान होते हैं उसमें से सर्वप्रथम कौन सा प्रस्तुत होता है? पद्धतों का संकलन, शोध की रूपरेखा तैयार करना, समस्या का चयन करना और पद्धतों का विश्लेषण करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो सोपान है उनमें जो सर्वप्रथम प्रस्तुत होगा वो होगा समस्या का चयन करना। सी विकल्प सही उत्तर। 16 में है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बालक की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। इस अवस्था का आयु निर्धारण वर्ष है। जीन पियाजे के अनुसार एक बालक की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। इस अवस्था की आयु निर्धारण वर्ष है कि वो कितने वर्ष के बीच की आयु है। 0 से 2 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। प्रश्न का राइट आंसर 11 वर्ष से अधिक, बी विकल्प। 17 में है कि विभिन्न अवस्थाओं व उनकी विशेषताओं के बारे में संयुग्म कौन सा है? एक तरफ विशेषताएं दे रखी हैं उन आयु की और दूसरी तरफ आयु का नाम दे रखा है। इनमें से जो संयुग्म है उसका चयन करना है। तार्किक चिंतन की अवस्था किशोरावस्था, तीव्र शारीरिक विकास बाल्यावस्था, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किशोरावस्था और मिथ्या परिपक्वता का काल शैशवावस्था। प्रश्न का राइट आंसर होगा तार्किक चिंतन की जो अवस्था है वो कहते हैं किशोरावस्था को, यही सही है। बाकी तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था है वो बाल्यावस्था नहीं होती, वो शैशवावस्था होती है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है वो किशोरावस्था नहीं होता है, वो बाल्यावस्था होती है। मिथ्या परिपक्वता का काल है वो भी शैशवावस्था नहीं बाल्यावस्था होती है। 18 में व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? रोसा का शाही दफा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संपर्क परीक्षण विधि और प्रश्नावली विधि। तो व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन की जो आत्मनिष्ठ विधि है वो है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि है वो व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि है। इसके अलावा साक्षात्कार विधि है और व्यक्तिगत इतिहास विधि है, ये भी आत्मनिष्ठ विधि कहलाती हैं। जबकि रोसा का शाही दफा परीक्षण सन 1921 में हरमन रोसा के द्वारा दिया गया एक परीक्षण है और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है जो TAT है, इसका सन 1935 में जो मॉर्गन और मुरे हैं उनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और बाल संपर्क परीक्षण है CAT, जिसका सन 1948 में लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया परीक्षण है। तो जो रोसा का शाही दबा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और बाल संपर्क परीक्षण, ये तीनों परीक्षण हैं, ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। जबकि प्रश्नावली विधि है वो आत्मनिष्ठ विधि है। तो डी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। फिर आगे 19 में है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी शब्द है करिकुलम और उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? जर्मन भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति है वो हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20 नंबर के सवाल में निम्न में से कौन सा एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? उत्पादकता, प्रवाह, लोचशीलता, मौलिकता। सृजनात्मकता का एक तत्व जो नहीं है वह कौन सा नहीं है? उत्पादकता, प्रवाह, लोचशीलता और मौलिकता। प्रश्न का राइट आंसर
उत्पादकता, ए विकल्प सही उत्तर। 21 में सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद के रूप में किसे जाना जाता है? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, डीवी और पियाजे। तो सामाजिक रचनावाद के रूप में जिसको जाना जाता है वो है वाइगोत्स्की, ए विकल्प राइट आंसर। 22 नंबर के सवाल में है कि तनाव असंतुलन की वह दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित अवस्था का अंत करने हेतु कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन है कि तनाव असंतुलन की एक दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित अवस्था का अंत करने हेतु कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कथन है गेट्स, डगलस एंड होलैंड, क्रो एंड क्रो, शेल्डन। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा गेट्स, ए विकल्प सही उत्तर। 23 में है स्वयंगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर साल्वे एवं जॉन डी मेयर के द्वारा किस वर्ष में किया गया? स्वयंगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग है, वो अमेरिका के दो मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर पीटर साल्वे और जॉन डी मेयर। इनके द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1988, 1991, 1990, 1980। तो डॉक्टर पीटर साल्वे और जॉन डी मेयर के द्वारा स्वयंगात्मक बुद्धि का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया गया था 1990 में। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। और जो स्वयंगात्मक बुद्धि है उसको विस्तार से फिर परिभाषित है वो डेनियल गोलमेल ने सन 1995 में की थी। फिर आगे है 24 नंबर के सवाल में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से असत्य कथन का चयन करना है। आत्म संप्रति द्वारा व्यक्ति अपनी समर्थता को पहचानता है। पूर्ण विचार अथवा पूर्व धारणा को आदत कहा जाता है। रुचि अंतर्निहित अवधान है। अभियोग्यता में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इन कथनों में से जो असत्य कथन है वो बताना है। एक बार दोबारा पढ़ देखते हैं इनको। आत्म संप्रति द्वारा व्यक्ति अपनी समर्थता को पहचानता है। पूर्व विचार अथवा पूर्व धारणा को आदत कहा जाता है। रुचि अंतर्निहित अवधान है। अभियोग्यता में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो विकल्प बी में है कि पूर्व विचार अथवा पूर्व धारणा को आदत नहीं कहते हैं बल्कि अभिवर्ती कहते हैं, अभिवर्ती कहा जाता है। तो ये इसका विकल्प उत्तर होगा। फिर 25 में दिया है कि वाटसन के अनुसार बालक में सर्वप्रथम कौन से संवेगों का विकास होता है? मनोवैज्ञानिक वाटसन है, उनके अनुसार आपको बताना है कि बालक में सर्वप्रथम कौन से संवेगों का विकास होता है। भय व प्रेम, चिंता व कष्ट, आदत व चिंता, क्रोध व ईर्ष्या। तो बालक में सर्वप्रथम जिन संवेगों का विकास होता है वो है भय व प्रेम। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 26 नंबर के सवाल में है शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु निम्न हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सामग्री, द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत और शिक्षण की तकनीक। तो शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है वो है शिक्षण सामग्री। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। साथियों मैं आपको बता दूं कि आपके बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के जितने भी जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं वो पूर्णतः है आपके सिलेबस के जितने भी जो इकाइयां हैं उन इकाइयों के अनुसार शामिल किए गए हैं। आपको बिल्कुल भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है। सभी प्रश्न आपके पूर्णतः सिलेबस की प्रत्येक इकाई के अनुसार यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अतः आप इस प्रश्न पत्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक हल करते जाएं ताकि आपको परीक्षा में शामिल होने से पूर्व अपनी तैयारी का पता चल सके। आगे देखें 27 में है उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता कौन सी है? ज्ञान व कौशल का मापन करता है, शिक्षण व अध्ययन की सफलता का ज्ञान, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी, उपयुक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता कौन सी है?
तो उपलब्धि परीक्षण की ये सभी विशेषताएं हैं वो हैं ज्ञान व कौशल का मापन भी करता है, शिक्षण व अध्ययन की सफलता का ज्ञान भी होता है और निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में भी उपयोगी है। तो डी विकल्प पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर 28 में है RT 2009 की धारा 24 में शामिल एक शिक्षक के दायित्वों में जो शामिल नहीं है वह है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की जो धारा 24 है उसमें एक शिक्षक के दायित्व में जो शामिल नहीं है वो कौन से नहीं है। माता पिता व अभिभावकों से संवाद करेंगे, स्कूल में नियमित आएंगे, पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और समय पर पूर्ण करेंगे, प्रति सप्ताह 30 कालांशों का शिक्षण कार्य पूर्ण करेंगे। तो इसमें जो सही नहीं है वो विकल्प डी में सही नहीं है। प्रति सप्ताह 30 कालांश नहीं, उनको 45 कालांशों का 45 कालांशों का शिक्षण कार्य पूर्ण करना होता है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 29 में है कौन से अधिगम सिद्धांत के अनुसार छात्रों के समक्ष पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए न कि एक अंश का। एक अधिगम सिद्धांत के बारे में आपको बताना है कि छात्रों के समक्ष पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए कि न कि एक अंश का। अंतर्नोद न्यूनतम का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बी विकल्प है वो सही होगा। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो वर्दीमर कोपका और कोलर के द्वारा दिया गया था, जो गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है। तो जो समस्या है उसको पूर्ण रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, इसीलिए गेस्टाल्ट थ्योरी का जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है उसको पूर्णतावाद का सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर 30 में है कि कौन प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा इनमें नहीं है। प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। तो इसमें प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण जो नहीं है वो है विकल्प बी में। प्रतिष्ठा इसमें शामिल नहीं है, बाकी प्यास, सुरक्षा और भूख हैं ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा में शामिल हैं। तो साथियों इस तरह से बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के ये 30 प्रश्न आपके समक्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद में जो हिंदी विषय है उसके 30 सवाल हैं वो आपके समक्ष आएंगे, यानी कि 31 से लेकर 60 तक जो सवाल हैं वो हिंदी के शामिल होंगे। 31वां सवाल है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। एक शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो शब्द है पराजय। इसमें परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बी विकल्प सही उत्तर। 32 में है कि शब्द प्रमुखापेक्षिता से क्या तात्पर्य है। आपको रीट की जो एग्जाम है उसमें आपके गद्यांश आएगा और उस गद्यांश में से एक शब्द दिया जाएगा और उस शब्द का आपको अर्थ पूछा जाएगा कि इस शब्द अमुक शब्द का क्या अर्थ है। हालांकि मैंने गद्यांश से इसमें स्पेस की वजह से आपको नहीं दिया है, वीडियो की स्पेस की वजह से, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो वैसे ही आएंगे जैसे गद्यांश के नीचे आएंगे, जिस तरह से वहाँ पर रीट में आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे वैसे ही। तो इसमें एक शब्द दिया है प्रमुखापेक्षिता से क्या तात्पर्य है। दूसरों की तरफ हंसना, दूसरे के मुंह के विपरीत झांकना, दूसरों की तरफ न देखना और दूसरों की तरफ ताकना। तो प्रमुखापेक्षिता का अर्थ है दूसरों की तरफ ताकना, डी विकल्प सही उत्तर। 33 में वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य कौन सा है। वे लोग विविध विषय से परिचित थे, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ऐसे हालातों में ख्याल रखना, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। अशुद्धि से रहित वाक्य बताना है। तो अशुद्धि से रहित वाक्य है कि जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। ऊपर के 3 वाक्यों में गलती यह है कि वे लोग विविध विषय से परिचित थे। विविध विषय से नहीं, विविध विषयों से परिचित थे, तब ये शुद्ध होता। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी नहीं गिरफ्तारियां हुई, वचन संबंधी अशुद्धि है।
ऐसे हालात में, ऐसे हालातों में नहीं, हालात होगा, ऐसे हालात में ख्याल रखना, तो ऐसे सही होगा। तो इस प्रश्न में जो डी विकल्प है वो राइट आंसर है ही। फिर 34 में प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? प्रभावी कक्षा संचार, संचार बोलो चाहे संप्रेषण बोलो, बात एक ही है। तो इसमें किससे बचना चाहिए? संपूर्णता, पृष्ठपोषण, अस्पष्टता और वातावरण सुविधा। तो प्रभावी कक्षा संचार के लिए जिससे बचना चाहिए वो है अस्पष्टता, सी विकल्प सही उत्तर। 35 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? आवश्यकता का सिद्धांत, शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यचर्या निर्माण का जो सिद्धांत नहीं है वो बताना है। आवश्यकता का सिद्धांत, शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, आपकी हिंदी में जो 15 क्वेश्चन हैं वो व्याकरण से संबंधित होंगे और 15 सवाल हैं वो आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित होंगे। तो इसमें भी 15 सवाल हैं वो व्याकरण के जो भाग है उससे लिए गए हैं और 15 सवाल आपके शिक्षण विधियों का जो भाग है उससे लिए गए हैं। 36 नंबर का सवाल है, कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है वो बताना है। फनेलल बोर्ड, चार्ट, चलचित्र, मॉडल। तो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री जो नहीं है वो इनमें से नहीं है चलचित्र, फनेलल बोर्ड, चार्ट और मॉडल, ये अप्रक्षेपित सामग्रियां हैं, जबकि चलचित्र है वो प्रक्षेपित सामग्री है। इसीलिए सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 37 में जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रश्न का सही उत्तर होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना, डी विकल्प सही उत्तर। 38 में निम्न में से कौन सा लक्षण हिंदी की अच्छे पाठ्य पुस्तक का नहीं है? कौन सा लक्षण हिंदी की अच्छे पाठ्य पुस्तक का नहीं है? उपयुक्त दृष्टांत वाली, बाल केंद्रित, भ्रामक, सरल एवं स्पष्ट भाषा। तो हिंदी की अच्छे पाठ्य पुस्तक का जो लक्षण नहीं है वो है भ्रामक, सी विकल्प है वो उत्तर होगा। 39 में कानन शब्द का पर्याय कौन से विकल्प में है? अरण्य, सेंधव, अंशुमाली और सुनक। कानन शब्द का जो पर्याय है वो इनमें से कौन सा होगा? तो कानन शब्द का जो पर्याय है वो अरण्य का हो जाएगा, यानी कि ये वन के पर्यायवाची हैं, तो अरण्य विकल्प है वो होगा, कानन का पर्याय होगा। बाकी जैसे सेंधव है वो घोड़े का पर्यायवाची है, अंशुमाली है वो सूर्य का पर्यायवाची है और सुनक है वो कुत्ते का पर्यायवाची है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना भी आपको प्राप्त हो सके। और चैनल पर आपके रीट से संबंधित जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो भी उपलब्ध है, उसका भी आप ज़रूर अवलोकन करें और अपनी तैयारी की परख है वो अवश्य करें। फिर 40 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है? कौन सा घटक संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है? माध्यम, निरंतरता, उद्देश्य और नियोजन। तो संप्रेषण कौशल से संबंधित जो घटक है वो नहीं है इसमें विकल्प सी में, उद्देश्य नहीं है। बाकी माध्यम, निरंतरता और नियोजन है, ये होना जरूरी है, सी विकल्प उत्तर होगा। 41 में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? महेश ने कहानी सुनाई होगी, कोमल फिल्म देख रही थी, राजेश अभी आया है, पुरुषोत्तम जी मेला देखने गए थे। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ है, प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कोमल फिल्म देख रही थी, बी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर होगा। 42 में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं?
ये बताना है 5, 8, 3, 2। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो होते हैं 8। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। और वैसे वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। फिर है, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी। कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी। सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि है वो उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक सिद्ध होगी। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 44 में है, विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन द्वारा, सतत मूल्यांकन द्वारा, मौखिक मूल्यांकन द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों और कमियों का जो निरंतर रिकॉर्ड है वो रखा जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, ये वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य है, लेकिन आप जैसे ही 150वें प्रश्न पर पहुंचोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि मैंने अपने समय का बिल्कुल सही उपयोग किया है। मैंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया है जो आपके सिलेबस में ना हो और आपका समय बर्बाद करता हो। तो बिल्कुल आपके समय का सही उपयोग हो, ऐसे ही प्रश्नों को इस प्रश्न पत्र में शामिल किया गया है। 45 नंबर के सवाल में है कि किस क्रमांक में शब्द वाक वे बहु का सही संधि विच्छेद है। एक शब्द दिया है वाक वे बहु और उसका सही संधि विच्छेद पूछा है। वाक प्लस वे बहु, वाक वे बहु, जिसको अलग अलग तरीके से लिखा है ये आप देखें और बताएं कि इसमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो इसमें जो सही संधि विच्छेद है वो विकल्प सी में सही लिखा हुआ है, वाक प्लस वे बहु, और इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। 46 में एक शब्द दिया है रिपोर्टाज, किस भाषा का शब्द है। आपके तत्सम तद्भव विदेशी और देशज शब्द हैं, उनमें से यह सवाल आया है। जो विदेशी शब्द हैं उनमें से पूछा है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। जो रिपोर्टाज शब्द है वो है पुर्तगाली नहीं, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। सी विकल्प सही उत्तर होगा। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो रिपोर्ट से बना है। फिर 47 में, यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। ये एक प्रश्न दिया है कि यदि एक छात्र है वो कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे। वास्तविकता की उपेक्षा, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की कोशिश, छात्रों को प्रलोभन देने की युक्ति का प्रयोग, कारणों को समझकर समस्या का निदान। तो छात्र अगर कक्षा में नहीं आए तो अध्यापक के रूप में आप करेंगे कि उसके कारणों को जानकर उसकी समस्या का निदान करेंगे। डी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर होगा। 48 में है कि करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। जॉन डेवी, ब्रूनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक। तो करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन दिया गया था जॉन डेवी के द्वारा। ए विकल्प सही उत्तर। फिर 49 में, इनमें से ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं। कि शरीर की जो वाग्य यंत्री हैं उनमें से ओष्ठ्य स्वर हैं, उनका उच्चारण उच्चरित वर्ण कौन से हैं, स्वर कौन से हैं। इनमें से उ, ई, ए, आ और ए, ई। तो ओष्ठ्य वर्ण हैं वो होंगे उ। ये ओष्ठ्य वर्ण है, यानी कि जैसे ही इनका उच्चारण करते हैं तो अपने जो होठों का आकार है वो गोल हो जाता है, इसलिए इनको ओष्ठ्य स्वर माना गया है। फिर 50 में, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मूल्यांकन एकांकी है। तो मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है वो बतानी है। तो जो विशेषता नहीं है वो है मूल्यांकन एकांकी है, यानी कि एकांकी नहीं मूल्यांकन होता है वो बहुमुखी होता है। तो इसमें जो डी विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर के सवाल में, निम्न में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है।
बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन। सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताना है। तो सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है बनावट, सी विकल्प राइट आंसर। फिर 52 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल देता है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, और शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो बल देता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर वो बल देता है। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 53 नंबर के सवाल में है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिया हुआ है। ऊंट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहना, लोकमत के अनुसार आचरण करना। ऊंट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहना, लोकमत के अनुसार आचरण करना। झूठ के पांव नहीं होते, असत्य का दबदबा। चोर की दाढ़ी में तिनका, महाकंजूस। ढाक के 3 पात, केवल बाह्य दिखावा। तो इसमें जो सही है वो बताना है। तो जो सही लोकोक्ति का अर्थ जिसमें प्रयुक्त हुआ है वो होगा ए विकल्प है, वो इसमें सही हो जाएगा। ऊंट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहना, यानी कि इसका अर्थ होता है लोकमत के अनुसार आचरण करना। जबकि 2 नंबर बी है, झूठ के पांव नहीं होते, तो झूठा व्यक्ति है या झूठ है वो अधिक देर तक नहीं चलती। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसमें इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि जो चोर होता है उसका आशंकित रहना। फिर है ढाक के 3 पात, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो ए विकल्प 53 नंबर के सवाल का उत्तर होगा। 54 नंबर के सवाल में है कि व्याकरण शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो व्याकरण शिक्षण की जिस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो वो विधि है आगमन विधि। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 55 नंबर के सवाल में है कि लड़के मैदान में उछल कूद कर रहे हैं। वाक्य का प्रकार है संदेहवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक और इच्छावाचक। लड़के मैदान में उछल कूद कर रहे हैं। वाक्य में जो प्रकार है वो होगा विधानवाचक। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 55 में है निम्नलिखित 56 में है निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है। इसमें कूट दिए हुए हैं ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के रूप में। आपको बताना है कि कौन से कूट हैं वो सही है निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। अभिव्यक्ति के अवसर, मूल्यांकन लेखन का कौशल, मूल्यांकन लेखन कौशल का वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। तो निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में जो सही होगा वो एक तो हो जाएगा अभिव्यक्ति के अवसर और मूल्यांकन लेखन कौशल का। तो 1 और 2 यानी कि बी विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। बी विकल्प फर्स्ट और सेकंड ये उत्तर हो जाएंगे कूट के रूप में। फिर 57 में है मेघाच्छादित सामासिक पद में समास है। मेघाच्छादित सामासिक पद में समास है। संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। तो मेघाच्छादित सामासिक पद में जो समास होगा वो होगा करण तत्पुरुष। मेघ से आच्छादित, बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 58 में भाषा में नियमितता और स्थायित्व लाकर उसके सर्वमान्य रूप को सुरक्षित रखना किस शिक्षण विद्या का उद्देश्य है। भाषा में नियमितता और स्थायित्व लाकर उसके सर्वमान्य रूप को सुरक्षित रखना किस शिक्षण विधि का उद्देश्य है। पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, गद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण। तो भाषा में अगर नियमितता लानी हो और स्थायित्व लाना हो तो वो विद्या है व्याकरण शिक्षण। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 59 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मोहन यहाँ कल आया, उसने मुझसे बात की। वह खाना खाकर सो गया। राहुल को खेलना था अतः वह मैदान में गया। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। तो संयुक्त वाक्य बताना है कि वो कौन सा है।
तो इन वाक्यों में जिनमें संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ वो है राहुल को खेलना था अतः वह मैदान में गया। सी विकल्प सही उत्तर। 60 में है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है? पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, परीक्षा, मूल्यांकन। तो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का जो साधन है वो होगा विषय वस्तु। बी विकल्प सही उत्तर। 61 में अब साथियों ये हिंदी के 60 क्वेश्चन हैं, ये पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद में 61 से लेकर जो 90 तक जो सवाल हैं वो संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्न है वो आएंगे और उसमें 15 सवाल संस्कृत के व्याकरण से संबंधित होंगे और जो 15 सवाल हैं वो संस्कृत की जो जितनी शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित होंगे। तो 61 नंबर के सवाल में पूछा है कि महतम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, कि महतम शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तमप, तरप, कत और कतवत्तु। तो महतम शब्द में जिस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो है तमप। ए विकल्प सही उत्तर। 62 में है कि जलम इति पदे कह लिंगम, कि जलम इति पदे कह लिंगम, कि जल में किस प्रकार के लिंग का प्रयोग हुआ है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंगम। तो जलम इति पदे लिंगम है वो होगा नपुंसकलिंग। सी विकल्प सही उत्तर। 63 नंबर के सवाल में नाट्यम पाठ्युतम किम उत्कृष्टम, विकल्प हैं कथा व्याकरण से अधिकृत्य विशिष्ट प्रश्नावलिया द्वारा छात्रम परीक्षणम, कक्षायां भावम अवगंतु नाटक से मौनवाचनम, छात्रे भावानुगुण नाटक से अभिनय और नाटकम अभिनय प्रश्नोत्तरम। तो प्रश्न का जो उत्तर है वो बताना है आपको कि नाट्यम पाठयतु किम उत्कृष्टम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा छात्र भावानुगुण नाटक से अभिनय। छात्र भावों के जो गुण हैं वो नाटक में अभिनय के माध्यम से सीखते हैं। सी विकल्प उत्तर होगा। 64 नंबर में है निम्नलिखितेषु पठन शिक्षण से विधि का नास्ति, कि पठन शिक्षण की जो विधि कौन सी नहीं है? चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पठन शिक्षण से विधि नास्ति जो नहीं है वो है चित्र विधि। ए विकल्प प्रश्न का उत्तर। 65 में ते प्रातः विद्यालय गच्छन्ति इति वाक्य की वाच्यम, कि इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्यम, कर्तवाच्यम, भाववाच्यम, निषेतु किंपि, की इनमें से कोई भी नहीं। ते प्रातः विद्यालय गच्छन्ति, तो इसमें जिस वाच्य का प्रयोग हुआ है वो है कर्तवाच्यम। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। आगे 66 में स यथा वदति तथैव करोति इत्यत्र अव्यय पद किम, एक वाक्य दिया है स यथा वदति तथैव करोति इत्यत्र अव्यय पद, की इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? सह यथा वदति करोति। तो इस वाक्य में जो अव्यय पद प्रयुक्त हुआ है वो है यथा। बी विकल्प सही। 67 में सृजनात्मक लेखन से अनेकानेक प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति, सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन होते हैं। तेषु प्रमुखम अस्ति, कि इनमें से प्रमुख कौन सा है? स्वाभिव्यक्ति, व्याकरण शुद्धता, भाव विनिमय, वर्तनी शुद्धता। तो सृजनात्मक लेखन से है अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति, इनमें से जो प्रमुख है वो होगा स्वाभिव्यक्ति, स्वयं की जो अभिव्यक्ति होती है वो। ए विकल्प सही उत्तर। 68 में है वाइगोत्स्की महोदयानुसार, एक मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषायां अधिगमार्थ सर्वोत्तम महत्वपूर्ण घटकम, की भाषा के अधिगम में सर्व प्रमुख महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सामाजिक भाव विनिमय है, पाठ्यपुस्तकम, वेतार यंत्रम, शब्दकोश है। तो भाषाएं अधिगमार्थ सर्वोत्तम महत्वपूर्ण घटकम है सामाजिक भाव विनिमय। ए विकल्प सही उत्तर। 69 में है ग्रामात दक्षिणतः मंदिर शोभते, शुद्ध वाक्य किम, कि ग्रामात दक्षिणतः मंदिर शोभते, शुद्ध वाक्यम किम। नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं साथियों, आपको देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है।
इन चारों वाक्यों में थोड़ा थोड़ा इनमें से फर्क है, जो लिखा हुआ है उनमें से कुछ शब्द हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं, वो आपको पहचानना है उसके अनुसार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो शुद्ध रूप में जिस वाक्य को लिखा गया है वो वाक्य है सी विकल्प वाला, ग्रामस्य से दक्षिणतः मंदिर शोभते। सी प्रश्न का सही उत्तर। 70 नंबर के सवाल में अण्य वर्ण उच्चारण स्थानम, जो अण्य वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? मूर्धा, नासिका, उभो, दंता। तो इसमें जो अण्य वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा भी है और नासिका भी है। तो इसका जो सी विकल्प है उभो, यानी कि ये दोनों हैं मूर्धा और नासिका, यही इसके उच्चारण स्थान है। तो सी विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 71 में है कि भाषा शिक्षण से कई विधि छात्रान तया भाषाया परस्पर अंतः क्रियार्थ प्रेरियति, की भाषा शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को भाषा के परस्पर क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि, अनौपचारिक विधि। तो छात्र आपस में भाषा शिक्षण के लिए जिस प्रकार इसको सीखने के लिए जो क्रिया करते हैं वो होगी इसमें संप्रेषणात्मक विधि। सी विकल्प सही उत्तर होगा। 72 में है कि कनिष्ठ बाला इति पदे विशेषे पद किम, कनिष्ठ बाला इति पदे विशेषे पद किम, कनिष्ठा बाला कनिष्ठाणी कनिष्ठाम। ये कनिष्ठा बाला एक शब्द दिया गया है, इसमें पूछा है कि विशेष्य पद कौन सा है। तो इस प्रश्न में जो विशेष्य पद है वो होगा बाला। बी विकल्प सही उत्तर। 73 में है कि राधा कृष्णो इति पदस्य समास विग्रह भवति, कि राधा कृष्णो एक शब्द दिया गया है और उसका हमारे को समास विग्रह करना है। राधा च कृष्ण च, राधा कृष्ण है, राधा च कृष्ण उपयुक्त सर्वे। तो राधा कृष्णों का जो समास विग्रह है वो होगा राधा च कृष्ण च, यानी कि इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। 76 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्य उपरि निर्भरास्ति, की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के, बाल के, पाठ्यक्रम, क्रीड़ायाम। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो मुख्य रूप से जिस पर निर्भर करती है वो है शिक्षक के। ए विकल्प सही उत्तर। 75 में पितु इति पदे का विभक्ति, कि पितु एक शब्द दिया गया है, इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी और सप्तमी। तो पितु शब्द में जो विभक्ति है जिसका प्रयोग हुआ है वो है षष्ठी। सी विकल्प सही उत्तर। 76 नंबर के सवाल में निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा है क्रियते, कि निदान परीक्षा द्वारा क्या होता है? सतत परीक्षा करते, विद्यार्थी स्तर ज्ञातुम, सत्रादो एकस्य पाठस्य। तो निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा है वो विद्यार्थी के स्तर को ज्ञात करती है। बी विकल्प सही उत्तर। 77 नंबर के सवाल में है कि यस्य कस्य पदे प्रयुक्त है संदेह नाम वर्तते, यस्य कस्य पदे प्रयुक्त है संदेह नाम वर्तते, कि इस शब्द में, इस पद में जिस संधि का प्रयोग हुआ उसका नाम बताना है। वर्दी, दीर्घ, गुण, अयादि। तो इस पद में जिस संधि का प्रयोग हुआ है वो है वर्दी संधि। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। 78 नंबर के सवाल में है स्वर्ण कौशल विकासार्थ कह उत्तम मार्ग है, स्वर्ण कौशल विकासार्थ कह उत्तम मार्गे, विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा सर्वस्य अवसरः, कथित वाक्यानां पुनरावृत्ति ही, छात्र कथनानां सावधानं श्रवणं, ध्यानेन श्रवणन्तु इति छात्रेभ्यः पुनः पुनः निर्देशाम, कि स्वर्ण कौशल के विकास हेतु उत्तम मार्ग कौन सा है? तो इसमें जो उत्तम मार्ग होगा कि विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा सर्वस्य अवसरः, कि विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा सर्वे, भाषा को सुनने के अवसर हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए। तो ए विकल्प सही उत्तर होगा। 79 नंबर के सवाल में आलस से ही एक सूक्ति दी गई है और उसके बीच में से
जो शब्द हैं वो हटा लिए गए हैं जो ऑप्शनों में हैं। आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। आलस्य ही शरीरस्थो महान रिपु रिक्त स्थानम पूर्यत्वा सुक्ति निर्माण प्रियंतः, कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। सौंदर्यम मित्राणि धर्म साधनम मनुष्याणा, तो इसमें जो शब्द आएगा वो होगा आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरास्तो महान रिपु, कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है। 80 नंबर के सवाल में छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकन भवति शक्नोति, छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन भवति शक्नोति, बाह्य मूल्यांकन, साक्षात्कारेण, आंतरिक मूल्यांकन और संभाषणेन। तो छात्रों में गृह कार्य का जो मूल्यांकन होता है वो उनका करता है आंतरिक मूल्यांकन। सी विकल्प सही उत्तर। 81 में शिक्षक कक्षायां पाठ्य पुस्तक से सक्रिय बोधनार्थ प्रेरयितुम इच्छति, शिक्षक कक्षायां पाठ्य पुस्तक से सक्रिय बोधनार्थ प्रेरयितुम इच्छति तस्य कृते एतदः महत्वपूर्ण यत् छात्राः। ऑप्शन है स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु, पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्तु, पाठ्यपुस्तके उत्तराणि लिखन्तु, शिक्षकेण पृष्टान् प्रश्नान् ध्यानेन श्रवणन्तु। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो होगा कि स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु। ए विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 82 नंबर के सवाल में स्थूलात् सूक्ष्म प्रति शिक्षण सूत्रीय अपर नामास्ति, कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का अन्य नाम इनमें से कौन सा है। अनिश्चितवाद निश्चित प्रति, बी विकल्प में है प्रत्यक्षात अप्रत्यक्षम प्रति, सी में पूर्णार्थ अंश प्रति और डी में है मूर्तार्थ अमूर्त प्रति। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो इसमें चलते हैं वही सूत्र होता है मूर्तार्थ से अमूर्त की ओर। डी विकल्प सही उत्तर होगा। 83 नंबर के सवाल में कश्चित कांता विरह गरुणा स्वाधिकारम प्रमर्ता है इत्यत्र क छंद, एक पंक्ति दी गई है और उस पंक्ति के बाद में आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा छंद है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकार परमत है इत्यत्र क छंद है, तो इसमें जो छंद का प्रयोग हुआ है वो छंद है मंदाक्रांता। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा मंदाक्रांता। और उसके बाद में 84 नंबर के सवाल में है कि भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति रस्ती, कि भाषा शिक्षण हेतु जो उपयुक्त युक्ति है वो कौन सी है। कथा युक्ति, वर्णन युक्ति, स्पष्टीकरण युक्ति को न कोपी, इनमें से कोई भी नहीं। तो भाषा शिक्षण के लिए जो उपयुक्त युक्ति है वो होगी कथा युक्ति। ए विकल्प सही उत्तर। 85 में बालः सदैव बीच में डैश डैश दिया हुआ है प्रतिगस्ती, कि रिक्त स्थान है उसमें कौन सा शब्द आएगा। बालः सदैव प्रतिगस्ती, ग्रह से ग्रहम, ग्रहे, ग्रहेण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बालः सदैव ग्रहम। बी विकल्प उत्तर होगा प्रतिगस्ती। उसके बाद में 86 में है दुर्वचनम इत्यत्र क प्रत्यय, दुर्वचनम इत्यत्र क प्रत्यय एक शब्द दिया है और उसमें पूछा है कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुस, वी, दुर्व और दुर। तो इसमें जिस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो है डी विकल्प, दुर का प्रयोग हुआ है। दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर 87 में छात्र केंद्रिता कक्षान इत्येन कह अभिप्राय, कि छात्र केंद्रित कक्षा का क्या अभिप्राय है। अध्यापक से निर्देशनानि अंतर्गत केचन छात्राः एवं अन्य छात्राणि पाठयन्ति, सक्रिय छात्राः निश्चेष्ट अध्यापकः अध्यापिकाः, विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, छात्राः कक्षाया केंद्रे उपविशन्ति। 87 नंबर के सवाल में छात्रे कक्षाः इत्येन कह अभिप्राय, इसका उत्तर होगा कि छात्र केंद्रिता कक्षा है उसका अभिप्राय ये होगा कि विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया के तहत करें, कि विभिन्न गतिविधियों का जो आयोजन है वो छात्र पठन पाठन प्रक्रिया के
माध्यम से करें। सी विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 88 में है समाचार पत्रवाहक समाचार पत्राणी सर्वे भे वितरती रेखांकित पदे का विभक्ति पंचमी चतुर्थी तृतीया द्वितीया। एक इंगित किया हुआ शब्द है सर्वे भे और उस शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो है चतुर्थी विभक्ति, बी विकल्प सही उत्तर। उसके बाद में 89 में है कि ब्लूम कस्य शिक्षण से आयु विकासाम अकरोत की ब्लूम ने, जो ब्लूम महोदय हैं उन्होंने किससे शिक्षण आयु का विकास किया था? स्वामित्व अधिगम आयु से है, टोली शिक्षण से आवेश शिक्षण से, ऐतिहासिक खोज विधि, व्यक्तिगत अनुदेशन से है। तो ब्लूम है उन्होंने जिस शिक्षण आयु का विकास किया था वो है स्वामित्व अधिगम से आयु से, ए विकल्प है वो उत्तर होगा। संस्कृत का अंतिम सवाल है कीदृश है वर्ण है कि है वो किस तरह का वर्ण है? स्वर, अंतस्थ, उष्म, प्लुत है। तो है वो उष्म वर्ण है, सी विकल्प है वो उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपके ये संस्कृत के 30 सवाल हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद में 91 से लेके 150 तक जो सवाल आएंगे वो सामाजिक अध्ययन के होंगे, जिसमें 45 सवाल हैं वो सामाजिक अध्ययन से संबंधित होंगे और जो 15 सवाल हैं वो उसकी शिक्षण विधियों से संबंधित सवाल होंगे। तो 91 नंबर के सवाल में दिया है कि राजनीतिक दल पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में खुले तौर पर भाग लें। यह है किस समिति ने सिफारिश की कि राजनीतिक दल हैं वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में खुले तौर पे भाग लें? ये सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव समिति, लक्ष्मी नारायण सिंघवी समिति। तो अशोक मेहता समिति है, बी विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 92 नंबर के सवाल में विजयदान देथा की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? विजयदान देथा जो जोधपुर से संबंधित थे उन्होंने एक पुस्तक की रचित की थी, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वो कौन सी थी? वंश भास्कर, पग फेरो, बातारी फुलवारी, ग्राम देवता। तो बातारी फुलवारी है उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था। 93 नंबर सवाल है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में कौन से देश से ग्रहण की गई है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में फ्रांस से ली गई है, डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर 94 नंबर के सवाल में है कि 6 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई जिसका मुख्य उद्देश्य था। 6 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना वो मुंबई में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आधुनिकता का अद्भुत सामंजस्य स्थापित करना, अंतर्जातीय विवाह विधवा विवाह का समर्थन करना, ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकना, वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। तो 6 अप्रैल 1875 को जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना, डी विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों सामाजिक ज्ञान में भी जैसे आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं जैसे सिंधु सभ्यता है, मौर्य समाज है, गुप्त समाज है, 600 से लेके 1000 ईस्वी तक का जो भारत है वो है, मुगल काल है, मुगलों का राजपूतों से जो प्रतिरोध है, महाराणा प्रताप हैं, 1857 की क्रांति है, इन सभी जैसे मैंने ये कुछ टॉपिक बोले हैं उसी प्रकार से राजस्थान अध्ययन किए हैं, भारत के भूगोल से संबंधित या राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ये जो सवाल हैं ये इकाई के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बिल्कुल आपके पूर्णतः सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न लिए गए हैं। आगे का जो सवाल है 95 नंबर वो देखें। बंगाल का हुगली घाटी क्षेत्र, हुगली घाटी औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। बंगाल का हुगली घाटी औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग और भारी मशीनरी उद्योग। तो बंगाल का हुगली घाटी औद्योगिक क्षेत्र है वो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 96 में है एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो एक बालक है वो अधिक तब सीखेगा जब उसको क्रिया विधि से हम पढ़ाएंगे, डी विकल्प सही उत्तर।
97 नंबर के सवाल में है कि मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में काजी उल कुजात तोपखाने का अधीक्षक होता था, न्याय विभाग का प्रमुख होता था, सैनिक विभाग का मुखिया था और डाक विभाग का प्रमुख होता था। तो मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में काजी उल कुजात हैं, वो थे न्याय विभाग के प्रमुख थे। वो बी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 98 में गुप्तकालीन समाज के बारे में असत्य कथन है। गुप्तकालीन समाज के बारे में जो असत्य कथन दिया हुआ है उसका हमारे को चयन करना है। गुप्त काल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी था, धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। तो गुप्तकालीन समाज के बारे में जो असत्य बात है वो है कि स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो गुप्त काल में स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो इसमें सी विकल्प है वो इसका उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर के सवाल में जो प्रक्षेपी उपकरण नहीं है उसे चुनिए। जो प्रक्षेपी उपकरण इनमें से नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको OSP बोलते हैं, जादू की लालटेन और फ्रेनल बोर्ड। तो इसमें प्रक्षेपी उपकरण है वो जो नहीं है वो फ्रेनल बोर्ड नहीं है, ये अप्रक्षेपी सामग्री है। तो डी विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 100 में है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में क्रमशः पुरुष व महिला साक्षरता वाले न्यूनतम जिले हैं। क्रमशः पूछा है, वो इसमें पूछा है कि पुरुष और महिला साक्षरता है वो कम किस में है। झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो पुरुष महिला साक्षरता वाले न्यूनतम जिले हैं वो प्रतापगढ़ और जालोर हैं। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 101 में संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को के दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है तथा कम कर सकता है। संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा भी कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है और या उसको कम भी कर सकता है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 77। तो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 72 के तहत किसी व्यक्ति के दोष को क्षमा भी कर सकता है, उसको निलंबित भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। और अनुच्छेद 61 है उसके तहत जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर है 102 में है कि चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में किस वर्ष स्थापित हुई। कि चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल थी द मेवाड़ शुगर मिल्स, वो निजी क्षेत्र में कौन से वर्ष में स्थापित हुई थी। सन 1932, 1938, 1965 और 1942। तो सन 1932 में ये शुगर मिल है ये स्थापित हुई थी। 103 में कौन से राज्य की सीमा भूटान देश के साथ नहीं लगती है। कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ में नहीं लगती है। त्रिपुरा, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें त्रिपुरा है उसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है, बाकी जैसे सिक्किम, असम और अरुणाचल है इन तीनों की सीमाएं हैं वो भूटान देश के साथ में लगती हैं। 104 में है कि एडगर डेल द्वारा विकसित अनुभव शंकु का संबंध किससे है। कि एडगर डेल द्वारा अनुभव शंकु दिया गया था उसका संबंध किससे है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ज्यामितीय मापन, प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त उपयोग। तो एडगर डेल द्वारा विकसित अनुभव शंकु है उसका संबंध था शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त उपयोग से। 105 में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी नगर योजना व अन्य भौतिक वस्तुएं मिलने के कारण एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल बताना है जो अपनी नगर योजना व अन्य भौतिक वस्तुएं मिलने के कारण लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। तो वो स्थान था लोथल। बी विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को कहते हैं। भारत में मालाबार तट के पास में होने वाली जो वर्षा है उसको क्या कहते हैं। काल बैसाखी, आम्र वर्षा, फूलों की बौछार और चेरी ब्लॉसम। तो मालाबार तट के आसपास होने वाली जो वर्षा है वो है आम्र वर्षा।
उसको अम्र वर्षा कहते हैं। काल बैसाखी असम में होने वाली बरसात है और फूलों की बौछार और चेरी ब्लॉसम में एक ही बात है। ये कर्नाटक के कैवा क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कैवा का उत्पादन होता है, वहाँ पर होने वाली बारिश है। फिर 107 में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस सूफी संत को सुल्तान तारकिन की उपाधि से विभूषित किया? ख्वाजा साहब हैं जो अजमेर वाले, उन्होंने एक सूफी संत को सुल्तान तारकिन की उपाधि से विभूषित किया था। वो कौन थे? शेख निजामुद्दीन ओलिया, शेख सलीम चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो इसमें सुल्तान तारकिन की जिसको उपाधि मिली थी वो थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनमें नागौर के सुवलग्राम में इनकी मज़ार बनी हुई है और इन्हीं को सुल्तान तारकिन की उपाधि भी दी थी और इनको ही सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। 108 में है कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है? कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला है, वो कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए है और ऐसी बालिकाओं के लिए है जो विद्यालय न तो जाती हों या फिर जो बीच में ही जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया हो, तो उन बालिकाओं की आयु के लिए है, वो बताना है आपको। ए में है 11 से 18 वर्ष, बी में 6 से 14 वर्ष, सी में 5 से 10 वर्ष और सी में है 13 से 16 वर्ष। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा 11 से 18 वर्ष। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 109 में है, वे परीक्षण जो छात्रों को एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं कहलाते हैं। वे परीक्षण जो छात्रों को एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं कहलाते हैं। निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, तत्परता परीक्षण। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिक्षमता परीक्षण। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 110 में है कि पाली जिले का सोजत कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? कि पाली का एक सोजत नाम का स्थान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कठपुतली निर्माण हेतु, काष्ठ कलाकृति के लिए, मेहंदी के लिए और फट चित्रण हेतु। तो पाली का सोजत जिले जो सोजत कस्बा है पाली जिले का, वो जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो है मेहंदी के लिए। सी विकल्प उत्तर होगा। 111 नंबर में, वायुमंडल की कौन सी परत में गैसों का अनुपात स्तर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। वायुमंडल की एक ऐसी परत जिसमें गैसों का अनुपात स्तर होता हो, तो वो वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल। ए विकल्प सही उत्तर। 112 में, उच्चतम न्यायालय की किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सबसे अधिक प्रभावित किया है? उच्चतम न्यायालय का एक ऐसा निर्णय जिसने भारतीय संविधान के स्वरूप को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, वो कौन सा था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो सन 1968 में हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये सन 1973 में हुआ था, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला है ये सन 1980 में हुआ था। इनमें से कौन सा था? और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भारतीय संविधान को उसके स्वरूप को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद सन 1973। तो बी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। फिर है 113 में है कि छत्तीसगढ़ में स्थित बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान है, बॉक्साइट खान है, तांबा खान है और लोएस खान है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित बेलाडीला जो खान है वो सबसे बड़ी, एशिया की भी सबसे बड़ी खान है और वो है लोहे की खदान। डी विकल्प सही उत्तर। 114 में, भारत के बिहार राज्य का जनघनत्व है कि भारत में, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के बिहार राज्य का जनघनत्व भारत में सबसे ज़्यादा है और वो कितना है ये पूछा है। 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 1166 व्यक्ति प्रति किलोमीटर और 1064 व्यक्ति प्रति किलोमीटर और 1022 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो भारत में बिहार राज्य का जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा है और वो है 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 115 नंबर के सवाल में, मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में शामिल नहीं है? मानचित्र का एक ऐसा प्रकार जो सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक मानचित्र, भूगर्भिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र और आर्थिक मानचित्र। कि मानचित्र का एक ऐसा प्रकार बताना है जो सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है, तो वो मानचित्र होगा भूगर्भिक मानचित्र। बी विकल्प उत्तर होगा। बाकी जैसे राजनीतिक, जनसंख्या और आर्थिक है ये सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित हैं। 116 नंबर में है कि वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था ध्यान,
ब्रह्मचर्य, पूजा और यज्ञ। वैदिक धर्म एवं संस्कृति का जो प्रमाण चिन्ह था वो था यज्ञ। डी विकल्प सही उत्तर। 117 में 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे। 30 मार्च 1949 को, जिसमें 4 बड़ी रियासतें सम्मिलित हुई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जो ये बड़ी रियासतें सम्मिलित थी। इस रियासतों का जो वृहद राजस्थान के नाम से गठन हुआ था, उसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोकुलाल आसवा और शोभाराम कुमावत। तो जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए विकल्प सही उत्तर। 118 में संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, मंत्री पद के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है इसका उत्तर कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार इनमें से कौन सी बात है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि संविधान के 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 119 में है कि गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था। कि भारत का व्यापार संपर्क किससे ज्यादा था गुप्त काल में? रोमन साम्राज्य के साथ, मध्य एशिया के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, चीन के साथ। तो गुप्त काल में भारत का जो सर्वाधिक व्यापार संपर्क था वो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में था। 120 में है कि प्रश्न पत्र के नीलपत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उद्देश्यों को भार, शिक्षण विधि को भार, प्रश्नों के प्रकारों को भार, विषय वस्तु को भार। प्रश्न पत्र के नीलपत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उद्देश्यों को भार, शिक्षण विधि को भार, प्रश्नों के प्रकारों को भार, विषय वस्तु को भार। तो इसमें शिक्षण विधि के को भार, यानी कि नीलपत्र को बनाते समय हम उद्देश्यों का वर्गीकरण कर लेते हैं, प्रश्नों के प्रकारों को ले लेते हैं, विषय वस्तु को अलग अलग तरीके से सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन शिक्षण विधि है उनको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो बी विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में स्वयंगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। सीसीई है उसमें स्वयंगात्मक कौशल के अंतर्गत जो नहीं है वो बताना है। इसमें डर में कमी करना, अधिगम में वृद्धि करना, परानुभूति में वृद्धि करना और क्रोध में कमी करना। तो स्वयंगात्मक कौशल के अंतर्गत जो शामिल बात नहीं है वो है अधिगम में वृद्धि करना। बी विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। डर में डर, परानुभूति और क्रोध ये संवेग है बॉडी के, तो इनमें तो हम बच्चे की है उसमें वृद्धि करेंगे, कहीं पर डर में कमी कर देंगे। और तो बाकी जैसे अधिगम में वृद्धि करना है ये स्वयंगात्मक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। माना कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अधिगम में वृद्धि करना भी शामिल है, लेकिन वो स्वयंगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। बी विकल्प सही उत्तर होगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्दों से क्या सही स्पष्ट नहीं है? संविधान की प्रस्तावना है और उसमें हम भारत के लोग यहीं से प्रस्तावना शुरू होती है। तो इसमें ये पूछा है कि इससे क्या स्पष्ट नहीं है? इस संविधान का निर्माण ब्रिटेन ने किया है, संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है, प्रभुत्व की शक्ति जनता में भी निहित है, संविधान निर्माता भारतीय हैं। तो इसमें जो सही बात स्पष्ट नहीं है वो विकल्प ए में सही नहीं है। इसमें है कि इस संविधान का निर्माण ब्रिटेन ने किया है, ये बात इसमें शामिल नहीं है। 123 में है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाहित हैं। कि मूल कर्तव्य कहाँ पर लिए गए हैं? भाग 4 अनुच्छेद 51 में, भाग 4 के अनुच्छेद 51 में, सी विकल्प में है भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में, और डी में है भाग 4 अनुच्छेद 51 के में। तो जल्दी से आप उत्तर बताएं कि इसमें मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस भाग में और किस अनुच्छेद में सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद में मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4 के में और अनुच्छेद 51 के में शामिल है। सी विकल्प उत्तर होगा। 124 में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल सेना का अग्रिम भाग का हल्दीघाटी युद्ध में कौन कर रहा था? यानी कि नेतृत्व है वो इसका कौन कर रहा था? जहानाबिदा, हकीम का सूर,
भामाशाह ताराचंद, तो महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल भाग था उसका नेतृत्व है वो कर रहा था हकीम खां सूर। बी विकल्प सही उत्तर। 125 में सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से बनने वाला खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? चट्टान आपके टॉपिक में है, अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, तो उन चट्टानों से ये संबंधित एक सवाल है। तो इसमें पूछा है कि सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से बनने वाला खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कायंत्रित शैलों में, आग्नेय शैलों में, ए बी दोनों में, और अवसादी शैलों में। तो ये जो इस प्रकार का जो तेल है वो पाया जाता है अवसादी शैलों में। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 126 में है, किसने कहा था कि प्रोजेक्ट एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है? एक परिभाषा दी है कि प्रोजेक्ट एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। तो ये परिभाषा दी थी किलपैट्रिक ने। बी विकल्प सही उत्तर। वे वन जिसमें लकड़ी काटने व पशु चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, ऐसे वनों को क्या कहते हैं? आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन और व्यक्तिगत वन। तो ऐसे जो वन हैं जिनमें लकड़ी काटने और पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है वो वन है आरक्षित वन। ए विकल्प सही उत्तर। 128 में राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरि सुमेल युद्ध किस वर्ष हुआ? राव मालदेव और जो शेरशाह सूरी हैं उनके मध्य गिरि सुमेल का जो युद्ध है वो कौन से वर्ष हुआ था? जून 1444, जून 1544, जून 1644 और जून 1502। तो जून 1544 में ये युद्ध हुआ था, गिरि सुमेल का ये युद्ध। इसमें राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। 129 में है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से जो असत्य कथन है उसके बारे में बताना है। तिलक ने असहयोग आंदोलन को गांधी की हिमालयी भूल कहा। बी में है कि जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। सी में है सरदार पटेल के प्रयासों से नौसेना विद्रोह समाप्त हुआ था। डी में है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो इसमें जो असत्य कथन है वो कौन सा है? तो इसमें तिलक ने असहयोग आंदोलन को गांधी की हिमालय भूल कहा है, ये इस विकल्प में गलत है। कि तिलक ने नहीं कहा था बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी कि असहयोग आंदोलन को गांधी की हिमालय भूल उसने कहा था। फिर 130 में 1857 की क्रांति के बारे में ये किसने कहा कि लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता जो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। ये बात किसने कही थी कि लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता जो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। तो ये बात है ये वीडी सावरकर ने कही थी। डी विकल्प सही उत्तर होगा। 131 में निम्नलिखित ग्रंथों में और उनके लेखकों के बारे में सही युग्म है। नीचे कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, जो ग्रंथ हैं वो दिए हुए हैं और उनके सामने उनके लेखक दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है वो सही है। सार्वजनिक सत्य धर्म स्वामी विवेकानंद, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस राजा राम मोहन राय, सत्यार्थ प्रकाश केशवर चंद्र सेन, प्रबुद्ध भारत दयानंद सरस्वती। तो इसमें जो सही है वो है गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस राजा राम मोहन राय द्वारा रचित रचना है। बाकी सार्वजनिक सत्य धर्म है वो स्वामी विवेकानंद की रचना नहीं है, वो ज्योतिबा फुले की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश केशवर चंद्र सेन की नहीं है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। और प्रबुद्ध भारत है वो दयानंद सरस्वती की रचना नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की रचना है। 132 में इनमें से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं? विश्वसनीयता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता, भेदबोधकता। अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता जो नहीं है वो कौन सी इसमें नहीं है? तो वो नहीं है भेदबोधकता। बाकी विश्वसनीयता, वैधता और व्यक्तिनिष्ठता ये शामिल है। 133 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या संगठन का सिद्धांत नहीं है? पाठ्यचर्या संगठन का जो सिद्धांत नहीं है वो बताना है। इनमें से अध्यापक केंद्रितता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत।
तो इसमें जो पाठ्यचर्या से संबंधित जो सिद्धांत नहीं है वो अध्यापक केंद्रितता का सिद्धांत है, ये नहीं है। ए विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 134 नंबर के सवाल में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में क्या सही नहीं है, कि राज्यपाल की जो शक्तियां दी गई हैं उनके बारे में जो सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। राज्यपाल को राज्य के शासन की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। बी में दिया है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। सी में है राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य के राजस्व की कोई भी राशि व्यय की जा सकती है। और डी में है राज्यपाल आपातकाल में राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो राज्यपाल की शक्ति के बारे में असत्य है वो है कि राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य के राजस्व की कोई भी राशि है वो व्यय की जा सकती है, वो व्यय नहीं की जा सकती राज्यपाल की अनुमति के बिना। तो इसमें सी विकल्प है वो उत्तर होगा। 135 नंबर है महाजनपद काल में कंबोज जनपद की राजधानी कौन सी थी। कंबोज जनपद है उसकी राजधानी का नाम बताना है। उज्जैनी, कुशीनारा, राजपुर, काम्पिल्ले। तो जो कंबोज जनपद है उसकी राजधानी थी राजपुर। सी विकल्प सही उत्तर। 136 में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे। एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना, एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, किसी बालक के विषय में विचार प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास हेतु जो कार्य करेंगे वो होगा समूह चर्चा का आयोजन करवाना। डी विकल्प सही उत्तर। 137 में है कि राजस्थान के कौन से किले में छत्रसाल महल व अनिरुद्ध महल स्थित है। जालोर दुर्ग, बूंदी दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग। तो छत्रसाल महल और अनिरुद्ध महल हैं ये बने हुए हैं बूंदी के किले में। बी विकल्प सही उत्तर। 138 में है सिंदरी उर्वरक कारखाना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, चितरंजन रेल कारखाना जैसे उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में खोले गए। सिंदरी उर्वरक कारखाना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, चितरंजन रेल कारखाना जैसे उद्योग हैं ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में खोले गए थे। ए विकल्प सही उत्तर। 39 में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का लाभ है। उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का क्या लाभ है। छात्रों की समस्याओं या कठिनाइयों का ज्ञान होना, शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावशाली होना, छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाना, उपयुक्त सभी। तो उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण के जो लाभ हैं वो उपयुक्त सभी हैं। डी विकल्प राइट आंसर होगा। 140 में कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो असत्य कथन है उसको बताना है। सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा में तंदूरी चूल्हे भी मिले हैं, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिला है और R37 नामक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा के बारे में जो असत्य बात है वो है R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, ये कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी जैसे सूती कपड़ों के साक्ष्य हैं, तंदूरी चूल्हे हैं या भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। 141 में है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष है, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 24वें संशोधन और 40वें संशोधन। तो ये 42वां संविधान संशोधन है, उसके अनुसार 5 वर्ष से बढ़ाकर इसको 6 वर्ष कर दिया था और उसके बाद में इसको वापस 44वें संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से घटाकर इसको 5 वर्ष कर दिया था। 142 में है कि भारत के विरुद्ध महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किस सन में हुआ। कि भारत के विरुद्ध महमूद गजनवी है उसका अंतिम अभियान है वो कौन से वर्ष में था। 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी, 1027 ईस्वी और 1025 ईस्वी। तो महमूद गजनवी हैं उनका अंतिम अभियान है वो 1027 में हुआ था। और जो महमूद गजनवी हैं उन्होंने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर भी अटैक किया था और इनका जो पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर इन्होंने हमला किया था। उसके बाद में 143 में है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का,
शिक्षण तकनीक का उपयुक्त सभी का। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ इन सभी बातों का ध्यान होना चाहिए। तो डी विकल्प है वो उत्तर होगा। 144 में भारत के किस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? उत्तरी भारत, दक्षिण का पठार, गंगा का मैदान और मध्य भारत। तो भारत के जिस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है वो है दक्षिण का पठार। डी विकल्प सही उत्तर। 145 में है प्रतित्य समूहवाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? प्रतित्य समूहवाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। तो ये आधारभूत सिद्धांत है जैन धर्म का। सी विकल्प राइट आंसर। 146 में है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग ये सोपान हैं, यानी कि ये जो जितनी भी बातें दी गई हैं ये किस उपांगम के भाग हैं? ब्लूम उपांगम, हर्बर्ट उपांगम, मॉरिसन उपागम और ग्लोबेरियन उपागम। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग ये हर्बर्ट उपांगम में प्रयुक्त होने वाले सोपान हैं। बी विकल्प सही उत्तर। 147 में भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, सुरजी भगत। तो भगत पंथ की स्थापना है वो गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। ए विकल्प सही उत्तर। 148 नंबर के सवाल में है भगनासा, जिसको इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना है। भगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है वो क्या हो सकता है? असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति, नैतिक आदर्श। तो भगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है मानसिक संघर्ष, जो मेंटल जो स्ट्रगल है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। बी विकल्प राइट आंसर। 149 नंबर के सवाल में संविधान के अनुच्छेद 19(1) अड़े के अनुसार समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी राज्य में निवास की स्वतंत्रता है। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) अड़े के अनुसार जिस चीज की स्वतंत्रता है वो आपको बतानी है जल्दी से। तो इसमें है भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता है। डी विकल्प सही उत्तर। साथियों अंतिम 150 नंबर सवाल इसमें दिया है बीकानेर और नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? बीकानेर और नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को जो नाम दिया गया है वो क्या है? पूनम, मंगला, शौर्य, श्रेष्ठा। तो इस तेल क्षेत्र को जो नाम दिया गया है वो है पूनम। ए विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों इस तरह से आपके 150 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। आपको अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको पूरी ईमानदारी के साथ में बताना है कि आपके 150 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर आपने इससे पहले का जो रीट का जो वीडियो डाला था पहला पेपर का, अगर वो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको अवश्य देखें। उसमें भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आगे भी आने वाले जितने भी जो रीट के पेपर होंगे उनमें उच्च स्तरीय प्रश्नों को समावेश किया जाए ताकि आपकी तैयारी हो उसको एक अच्छी नींव मिल सके। तो प्रयास करते रहिए और यूं ही टेस्ट लगातार देते रहें ताकि आपकी जो परीक्षा के लिए आप बिल्कुल परिपक्व रहें। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में ऐसे ही एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।